आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट 1 जारी कर दिया गया है, जिससे आपको आने वाली 17-18 अप्रैल वाली जो परीक्षा है उसमें बहुत ही सुविधा मिलेगी। तो आइए हम लोग अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 इम्पोर्टेंट जो है उसको देखते हैं। तो 40 प्रश्न टोटल हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा आपको। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, आपको सही विकल्प का चयन करना है और नेगेटिव उत्तर के लिए कोई भी अंक आपसे काटे नहीं जाएंगे। अब आइए प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, लेखांकन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही आंसर जो है वो 1494 ईस्वी होगा। 1494 ईस्वी में पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ठीक है। अब आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि लेखांकन की भाषा क्या है? द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। तो अकाउंटिंग की जो भाषा है वो बिजनेस है, व्यवसाय है। अकाउंटिंग की भाषा क्या है? व्यवसाय है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग क्या है? तो कला है, विज्ञान है या दोनों है? तो देखिए अकाउंटिंग जो है ना आर्ट्स भी है और साइंस भी है, यानी कि कला और विज्ञान दोनों है। तो इसका आंसर सी राइट होगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मूलभूत लेखांकन अवधारणा नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। पहला नंबर चालू व्यवसाय की अवधारणा दिया है, ये तो खैर अवधारणा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा नंबर है निरंतरता, ठीक है, कंसिस्टेंस, तो ये भी जो है अकाउंटिंग की अवधारणा है। अब तीसरा नंबर है रूढ़िवादिता और चौथा नंबर है उपार्जन, एक्रूवेल। तो रूढ़िवादिता ही इसका सही आंसर होगा। सी नंबर आंसर आपका राइट है। ये सी नंबर आपका राइट है क्योंकि ये अकाउंटिंग कॉन्सर्न नहीं है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है? देखिए लेखांकन का जो स्वरूप होता है जिसको बिजनेसमैन लोग अपनाते हैं वह स्वरूप कॉस्ट अकाउंटिंग तो हो नहीं सकता है, ठीक है, टैक्स अकाउंटिंग नहीं हो सकता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं हो सकता है। तो फाइनेंशियल अकाउंट जो बिजनेसमैन अपनाते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? बी नंबर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन आपका छठा नंबर है और छठा नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि रोजनामचा यानी जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं? तो पढ़े हैं आप, 5 कॉलम होते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, व्यवसाय का स्वामी अपने दुकान से अगर कोई गुड्स विथड्रॉ करता है, निकालता है, तो इसमें कौन सा खाता को हम लोग डेबिट करेंगे? तो अगर पर्सनल यूज के लिए कोई गुड्स निकालता है तो ड्राइविंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये देखते हैं। पूछता है कि कैश अकाउंट यानी रोकड़ खाता क्या है? तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, ठीक है, कैश अकाउंट जो होता है रियल अकाउंट है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न में बोलता है कि ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ये इसका डी नंबर आंसर होगा। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस यानी शेषों की सूची है। 10 नंबर है कि तलपट है क्या चीज, यानी ट्रायल बैलेंस है क्या चीज? तो लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है। अब संपत्ति खाते का शेष हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। 11 नंबर, संपत्ति खातों का शेष हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, डेप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस माना जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जो है 13 नंबर बोलता है कि जो फिक्स्ड मेथड से डिप्रिसिएशन हम लोग निकालते हैं उसमें क्या होता है? डिप्रिसिएशन डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है कि डिप्रिसिएशन वही रहता है? तो देखिए जब भी हम लोग फिक्स मेथड से डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो डिप्रिसिएशन स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि भूमि उपयोगी जीवन काल भूमि का कैसा होता है? देखिए जमीन जो होती है जिसमें इसकी उपयोगिता तो हमेशा रहती है, तो ये
अनलिमिटेड होगा, क्योंकि आप जब तक जिंदा रहेंगे ना तब तक इसका यूज़ करेंगे, आप नहीं रहेंगे तो आपके जो आने वाली पीढ़ी वो यूज़ कर, अनलिमिटेड इसका आंसर होगा। अगला है पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन थे? इसको तो बहुत पहले ही आप पढ़े होंगे, लुकास पेसियोली उनका नाम था। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है, ए नंबर आंसर राइट होगा। इसके बाद अगला 16 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। कहता है चालू व्यापार की अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई अस्तित्व में रहेगी। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जिस्टेंस। देखिए चालू व्यापार की चालू अवधारणा जो होती है ना, उसके अनुसार अब 4 ऑप्शन में आपको छांटना है कौन सा होगा। तो इसका मतलब होता है कि व्यवसाय अनंत काल तक चलेगा, इन्फिनिटिव टाइम तक चलेगा, परमानेंट है, टेम्पररी है, डेफिनिट है। तो इसमें पहला नंबर सही होगा, ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा इनडेफिनिट पीरियड हो जाएगा, अनिश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक इसका लाइफ रहता है बिजनेस का। यही सोच के हम लोग बिजनेस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैंक खाता क्या होता है? जानते हैं बैंक खाता नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है, ठीक है, बैंक खाता नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि किसी न किसी आदमी के नाम से ही बैंक खाता खुलता है। तो सॉरी, ये पर्सनल अकाउंट होगा, बैंक खाता पर्सनल अकाउंट होगा, ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिएगा, पर्सनल अकाउंट। अगला है रोजनामचा का लेखा किसके लिए नहीं किया जाता है? तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करते हैं, रफ में दिखाते हैं इसको। अगला है 19 नंबर, जब ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिलता है तो कौन सा अकाउंट हम लोग खोलते हैं? तो इसका सस्पेंस अकाउंट आंसर होगा। आंसर सस्पेंस अकाउंट कहाँ है आपका? बी नंबर में। तो बी नंबर आंसर आपका हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। आइए अगला क्वेश्चन आपका है, सामान्य लाभों से निर्मित संचय रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनता है वो एक प्रकार का आपका प्रॉफिट से रिजर्व बन रहा है ना, जिससे आपका कैपिटल बढ़ता है, ठीक है। तो ये कैपिटल रिजर्व होगा, कहीं ऑप्शन है सी नंबर है आपका कैपिटल रिजर्व, ये राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, बी आर क्या है? बी आर, बी आर देखिए किसी आदमी के ऊपर ही लिखा जाता है ना, तो ये भी पर्सनल अकाउंट होगा आपका। बी आर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, तो इसका पर्सनल अकाउंट राइट आप कर दीजिएगा। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिल स्वीकार करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए बिल लिखने वाले को ड्रावर कहते हैं, तो जो बिल स्वीकार करता है उसको ड्रावी कहते हैं। ड्रावी इसका आंसर राइट होगा, ठीक है, क्या कहते हैं? ड्रावी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज, विनिमय बिल क्या होता है? विनिमय बिल देखिए जब हम किसी को बिल लिखते हैं ना तो रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, प्रोमिस नहीं करते, ऑर्डर देते हैं कि आप मेरा पैसा इस डेट को दे दीजिए, ऑर्डर होगा इसमें, आदेश। अगला क्वेश्चन है, एक विनिमय बिल में कितने पक्षकार होते हैं? देखिए आप तो जानते हैं 2 पक्षकार, एक लिखने वाला ड्रावर होता है, जो जिसको ऊपर लिखते हैं वो ड्रावी होता है, और जिसको इंडोर्स करते हैं वो पेई होता है। इसका मतलब इसका सभी आंसर हो जाएगा। एक बिल में 3 पक्षकार होते हैं। नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है, लेकिन ये वसूला किससे जाता है? देखिए नोटिंग चार्ज ड्रावर जरूर पे करता है, लेकिन वसूलता ड्रावी से है, तो इसका आंसर ड्रावी होगा। बी नंबर आंसर में ड्रावी आपका दिया हुआ है, तो इसका आंसर ड्रावी आप लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि व्यापार खाता क्या है? व्यापार खाता एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में बताता है कि खर्चों को डेबिट करो और प्राप्तियों को क्रेडिट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, तो नॉमिनल अकाउंट होगा ये। अब यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये कैलकुलेशन वाला, इसको देख लेते हैं। कहता है कि सकल लाभ ज्ञात कीजिए अगर विक्रय पर लाभ का दर 20%। देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल 20% दिया हुआ है और कॉस्ट आपका दिया हुआ 1,20,000 रुपया। तो 20% आपका क्या है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, और कॉस्ट आपका 1,20,000। देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज सेल पर दिया हुआ है, ऑन सेल दिया 20% ऑन सेल, और ये देखिए सेल पे दिया हुआ है, और जबकि आपको कॉस्ट दिया है तो कॉस्ट पर सेल का परसेंटेज निकलेगा नहीं। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इक्वल टू क्या है? तो क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो 25% आएगा, जो सेल का 20% हो, परचेज का या कॉस्ट का 25% होगा। तो फार्मूला होता है परसेंटेज बाई 100 माइनस परसेंटेज, 100 माइनस परसेंटेज इंटू 100,
ये फार्मूला होता है कि 25% कैसे आया, इसको देख लीजिए आप। तो देखिए परसेंटेज सेल पे 20% है, बाई 100 माइनस 20% इंटू 100। अब देखिए इसको काट करके कितना आएगा, तो आपका 20 ऊपर आ गया और 100 में से 20 गया तो 80 बच गया, और 100 इंटू कर दीजिए आप, तो 20 चौके 80, 4 बार में नीचे कट गया। अब 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट गया। 25% देखिए, हमने कहा था 25%, तो जो सेल का 20% है वो कॉस्ट का 25%। अब आपका कॉस्ट कितना दिया है, 1,20,000 दिया है ना, 1,20,000 दिया, तो 1,20,000 का 25% निकाल दीजिए आप। तो 1,20,000 इंटू 25 बटे 100 कर देते हैं और इसको काटते हैं। 25 से 25 चौके 100 और 4 3 12, तो 30,000 इसका आंसर आना चाहिए। अब देखिए 30,000 इसका आंसर कौन सा ऑप्शन में है, देख लीजिए आप। तो इसका ऑप्शन सी नंबर राइट है, 30,000 सी नंबर आंसर। तो 27 नंबर भी आपका यहाँ पर आराम से हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर में हम लोग आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है, क्रय किए गए माल पर ढुलाई कहाँ दिखाते, ढुलाई भाड़ा को, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि परचेज पर जो भी भाड़ा लगता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, डायरेक्ट खर्चा माना जाता है। अब 28 के बाद आप 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट इज टू ए सर्टेन, वित्तीय विवरणों या अंतिम खातों का उद्देश्य क्या होता है। देखिए इसमें दो उद्देश्य होता है, एक तो लाभ हानि ज्ञात करना और दूसरा बैलेंस शीट का आर्थिक स्थिति देखना। तो पीएल अकाउंट और फाइनेंशियल पोजीशन। अंतिम खाता क्या होता है, तो देखिए ये अकाउंट भी होता है और स्टेटमेंट भी होता है। इसका आंसर ये सी नहीं होगा, डी होगा। अकाउंट भी है और स्टेटमेंट भी है, इसका डी नंबर राइट कीजिएगा। अब आइए, आर्थिक चिट्ठा में पूर्वदत्त किराया को कहाँ दिखाते हैं। देखिए बैलेंस शीट में जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसको करंट एसेट्स यानी कि एसेट साइड दिखाते हैं। तो चालू संपत्ति कहीं है, हाँ है, करंट एसेट्स ए नंबर ऑप्शन है। देखिए ए नंबर इसको राइट कीजिएगा, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड रेंट को हम लोग करंट एसेट्स मानते हैं, इसको यहाँ दिखा दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है, और 32 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ हानि खाता में नहीं दिखाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अपीयर इन पीएल अकाउंट। तो देखिए ड्राविंग को पीएल अकाउंट में हम लोग कहाँ दिखाते हैं, ये तो बैलेंस शीट में जाता है, तो ये इसका ड्राविंग होगा, ये नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अब 33वां नंबर क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस को कहाँ दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में कहाँ दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आप सोचिए ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग वेजेस को कहाँ दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो देखिए ट्रायल बैलेंस में अगर दिया हुआ तो ये आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे। करंट लायबिलिटीज कहीं है, ऑप्शन देखिए आप, आर्थिक बैलेंस शीट, हाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है, अगर करंट लायबिलिटीज रहता तो करंट लायबिलिटीज डालते, तो आउटस्टैंडिंग तो मेरा लायबिलिटीज है ना, इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा ये। अगला है, लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सा गुण होना चाहिए। देखिए उपयुक्त भी होना चाहिए, एक्रूवल भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए, इसका मतलब डी नंबर होगा, सभी गुण इसमें होना चाहिए, कंप्लीट भी होना चाहिए। अब टैली क्या है भाई, हम लोग सभी जानते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो इसका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, इसमें अकाउंट का काम हम लोग अकाउंटिंग का करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में लेखांकन सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है। लेखांकन सूचना प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देखिए मार्केट ऑब्जर्वेशन होता है या मार्केट रिसर्च होता है, तो मार्केट रिसर्च में टिक मारिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन यानी जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, इसका समस्या क्या है। तो खर्चीली बहुत होती है, एक्सपेंसिव होती है, इसका ये नंबर आंसर होगा। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, इसका तो 8 होगा, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब कहता है 39 नंबर में कि ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जा सकता है और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। जिसका कोई निश्चित मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो डाटा होता है। तो इसका सी नंबर आंसर आपका राइट होना चाहिए, सी नंबर में राइट मार दीजिएगा, डाटा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, डेटाबेस प्रबंध प्रणाली है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर।
डेटाबेस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप अच्छा से कर लीजिएगा।